बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल मन यारम, राइटर महागुल, एपिसोड नंबर 9। ऐस खान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने बेड क्राउन से टेक लगाया। सोगवार हुसन लिए पुलुशा खान से टकराई। रोई रोई नीली आंखें, सुर्ख सूजी आंखों के पपोटे, जामन कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ ऑफ वाइट कैपरी पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े, गुलाबी भरे भरे गालों पर आंसू के मिटे मिटे निशानात, नजरें अपने हाथों पर टिकाया खामोश साकत बैठी थी। अपनी बहन की उजड़ी हालत देख ऐस खान को लगा किसी ने उसका दिल पाँव तले रोन दिया। तड़प कर लंबे लंबे डाग भरता पलोशा की जाने बढ़ा। पलोशा लाला की जान, ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? लहजे में तड़प लिए पलोशा के चेहरे हाथों के प्याले में भरते हुए इस्तफसार किया तो पलोशा ने चौंक कर अपने सामने बैठे ऐस खान को देखा। कई बागी आंसू लाख रोकने के बावजूद पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह निकले। लाला सिसकी की सूरत में ऐस खान को पुकारा तो ऐस खान ने सख्त से पलोशा को अपने सीने में भींच लिया। लाला की जान, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या बात तंग कर रही हो? अपने लाला को बताओ। मैं सब ठीक कर दूंगा लिशे, अपने लाला को बताओ तो सही। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, जरगाम को भी नहीं। बस तुम मुझे बताओ कि क्या परेशानी है? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है क्या? पलोशा का सर थपथपाते नरम लहजे में कहते आखिर में मुकद्दस बेगम के जिक्र पर लहजा सख्त हुआ तो पलोशा ने नफ़ी में सारे हिलाते मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते ऐस खान को देखा। मैम, मैं आपकी शादी इंजॉय नहीं कर सकी। हुरिया और अकीदत भाभी को बुरा ना लगाओ। जरगाम लाला भी नाराज़ ऐस खान के कंधे से सर टिकाते मध्यम लहजे में अपनी बात कही तो ऐस खान ने नरमी से टोक दिया। ना, हम नाराज़ हैं ना, अब तुम्हारी भाभियाँ और अब तो वो दोनों हमेशा के लिए आ गए। तुम जब को तुम्हारी भाभी को फिर से दुल्हन की तरह सजा दूंगा। मुझे तो वैसे भी उसका दूल्हा बनने का शौक़ है। वो दुल्हन बनेगी तो मैं भी दूल्हा बन जाया करूँगा, इसलिए टेंशन मत लो। तुम्हारा जब दिल चाहेगा हम शादी कर लिया करेंगे, फिर तुम दिल खोल कर एंजॉय करना। पलोशा के मत प्यार करते नरम लहजे में कहा तो पलोशा ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। ऐस खान काफ़ी देर तो खामोशी से पलोशा के झुके सर को देखता रहा, फिर नरमी से पलोशा के हाथों को अपने हाथों में थामा। क्या बात है लेशे? ये नहीं पूछूंगा कि हदायक से क्यों रिश्ता तोड़ने की बात की, ना ये कहूँगा कि तुमने गलत किया, मगर बस ये पूछूंगा उसके पीछे वजह क्या थी। क्योंकि जितना मैं अपनी बहन को जानता हूँ तो पलोशा खान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कर सकती है। उसका वजूद मोहब्बत की गवाही देता है। ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर सहम जानने वाले के दिल में इस कदर किसके लिए नफरत कैसे हो सकती है? पलोशा खान, मोहब्बतों और वफाओं की तो अमीन हो सकती है, मगर नफरत और रिश्ते तोड़ने वाले, बेवफाई करने वाले नहीं हो सकी। जानता हूँ कि मंगने की कोई अहमियत नहीं होती, मगर फिर भी ये रिश्ता एक दूसरे से दो लोगों को मंसूब कर देते हैं। हृदय को कैसे संभाला वो मेरा मसला है, तुम उसकी फिक्र मत करो। मगर मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किसने ये करने के लिए कहा? आज अपने भाई से झूठ मत बोलना लेशे, मेरा मान ना तोड़ना, अपने लाला पर यकीन करो। बताओ। पलोशा खान की आंखों से मुतवातिर बहते आंसू को अपने हाथों से साफ करते नरम लहजे में कहा तो पलोशा ने अपने सुर्ख होती आंखों से ऐस खान को देखा। रो रो कर आंखों में जलन होती महसूस हुई। लाला मम, मुझे मुआफ़। हचकियों से रोती अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि धाड़ से दरवाज़ा खोलती मुकद्दस बेगम हड़बड़ाकर अंदर दाखिल हुई। ऐस खान ने खून छिकलाती आंखों से नागवार से मुकद्दस बेगम को देखा, जो जिब्रन मुस्कुराने की कोशिश करती बैर खड़ी मुलाजमा को अंदर आने का इशारा कर रही थी। मुलाजमा खामोशी से ट्रे टेबल पर रखकर बाहर गई तो मुकद्दस बेगम ने अपने खुश्क पड़ के हाल को तर्क किया, जबकि पलोशा सहमीन नज़रों से मुकद्दस बेगम को देख रही थी। ये क्या बदतमीजी कि कमरे में आने का ये कौन सा इंसानी तरीका है? अपनी जगह से खड़े होकर दबे दबे लहजे में घुर्रा कर कहा तो ऐस खान के खतरनाक तेवर देखकर मुकद्दस बेगम ने बेसख्त था अपने कदम पीछे लिए। वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, पलोशा की तो खाना लाई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। माथे पर आए पसीने को अपने पल्लू से साफ करते मिन मनाकर कहा तो ऐस खान ने खून छिड़काती आंखों से घूर कर उन्हें देखा। वाह, मतलब जानते थे कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए इतनी एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। चुभते लहजे में तंज किया तो मुकद्दस बेगम ने दांत पीस कर अपने सामने खड़े उस देव कामत शख्स को देखा। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा मजबूत सीना, किसी रियासत के शहजादे की मरद, मगरूर नाक, मूँछों तले सख्ती पैवस्त उनाबी होंठ, वाइट शेरवानी पहने, चॉकलेट ब्राउन आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए। अपनी मर्दाना वजह से वो किसी को भी जेर कर सकता है। चेहरे पर हम वक्त छाई संजीदगी ऐस खान की मर्दाना वजहत को और दिलकश बनाती थी। हूँ बड़े आए, बहन की फिक्र करने वाले आड़े, जिस लड़की को अपनी माँ की परवाह नहीं कि वो मुंह अंधेरे तन तना शहर से चली गई। अगलौते बेटे की शादी का अरमान पूरा ना कर सके और बेटे को माँ से ज्यादा दुश्मन की बेटी अजीज थी, उसे बयाने का भूत सवार था। वो शख्स अब मेरे सामने अपनी सुतली बहन की फिक्र के ड्रामे करेगा।
अपने खुश्क पड़ते होंठों को तार्क करती हिम्मत करके तनज़िया लहजे में बोली, मगर ऐस खान को पुश्त पर दोनों हाथ बांधे चेहरे पर खूनखार तासुरा सजाए अपनी जानेब बढ़ता देख मुक़द्दस बेगम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। आपकी इज़्ज़त इस वजह से नहीं करता कि औरत है, इसलिए करता हूँ कि मैं मर्द हूँ। औरत का साहिबान और उसका मुआफ़िज़, औरत जिस रूप में भी हो उसकी इज़्ज़त करना मुझ पर फ़र्ज़ है। उसके अलावा आपकी इज़्ज़त ज़रगाम खान की माँ समझकर करता हूँ, वरना आप जैसी औरत तो माँ कहलाने के लायक नहीं। वो सब एक तरफ, आज की बात मेरी बहन के लिए सुतली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यकीन रखिए सुतली माँ जी पहली फुर्सत में शोहर के पास कर टिकट कटवा दूंगा। और रही बात मेरी माँ के तन तनहा जानने की, तन तनहा तो ऐस खान से रिश्ता रखने वाली औरत अल्लाह के हुक्म सिर्फ अजराइल के साथ ही ऊपर जा सकती है। उससे पहले तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। मेरी माँ के यहाँ से निकलने से अपने कमरे में दाखिल होने तक वो मेरी नज़रों के हिसार में थी। आइंदा पुरुष ठीक हो या ना, बिना इज्जत के कोई उसके कमरे में दाखिल भी हुआ तो टांगें तोड़ दूंगा और जाएँ आप यहाँ से, खिला दूंगा मैं खाना। सारदो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा तो मुक़द्दस बेगम ने कब पाते हाथों पर बामुश्किल काबू पाने की कोशिश करते सर इस बात में हिलाए और ऐस खान के बाहर की जानिब इशारा करने पर सरपट वहाँ से भागे, जबकि पीछे बैठी पलोशा सांस रुके ऐस खान के इस रूप को देख रही थी। फिर ऐस खान के खाना खिलाने पर खामोशी से खाना खाते, ऐस खान के सवालों से बचने की खातिर नींद का बहाना करती आंखें मूंद गई, जिसे देख ऐस खान गहरी सांस भरता लाइट्स ऑफ करता पलोशा के रूम से निकल आया। ऐस खान कमरे में दाखिल हुआ तो नजर सामने सोफे की पुश से टिकाए चेहरे पर घूंघट उड़े हुरिया शाह पर गई। हुरिया के वजूद में कोई हरकत महसूस न करके ऐस को अंदाज़ हुआ कि वो सो रही है। अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद करते अपनी शेरवानी के बटन खोलते छोटे मगर मजबूत कदम लेता हुरिया की जाने बढ़ा। कमरे में फैली गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू, कमरे की मानी खेज खामोशी और सबसे बढ़कर इस तनाई में इस क़यामत खेज हुस्न लिए तमाम हथियारों से लेस वजूद जो कि अपनी मलकियत था, ऐस खान को पूरी शिद्दत से अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। हुरिया के करीब सोफा पर बैठकर खामोश मगर गहरी नज़रों से हुरिया के दिलकश सरापे को आंखों के रस्ते दिल में उतारा। नज़र घूंघट से सिरकती कलाइयों पर आई तो होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट अपनी छुप दिखला गई। अपना बायां हाथ बढ़ाकर नरमी से हुरिया का दायां हाथ थामते झोंक कर अपना तिश्ना लब हुरिया की कलाई पर साबित किए। ऐस खान के हुरिया का हाथ थामने से कमरे की मानी खीज खामोशी में चूड़ियों की छन से इर्तियाश पैदा। हुरिया शाह की कलाइयों में पहनी चूड़ियों की चुभन ऐस खान को अपने दिल में गूंजती महसूस हुई। कोई धुन और साज मुझे इस कदर मसरूर नहीं कर सकते जितना तुम्हारी हाथों में पहनी इन चूड़ियों की छन छन की आवाज़ मुझे मसरूर कर सकती है। दुनिया के सारे साज उसके आगे कोई मानी नहीं रखते। हुरिया की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू लपेटकर अपने हिसार में लेते गंभीर लहजे में सरगोशी करते अपने सुरखते होंठ फिर से चूड़ियों पर रखे। अपनी कमर में धंसती ऐस खान की उंगलियों के जानलेवा लमस कलाई और हाथों पर जा बजा सुलगते होंठों के लमस पर हुरिया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो नजरें आंखें मूंदे अपने हाथ की हथेली को शिद्दत से छूते ऐस खान पर ठहर सी गई। ऐस खान को अपने इस कदर करीब देख हुरिया शाह की नींद भाग से उड़ी। घूंघट की ओट में सहमी हरनी जैसी आंखों से ऐस खान को देखते अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फिरकर उन्हें तर किया। अब तो श्योर हूँ तुम्हारा, अब तो मेरा इंतज़ार तुम पर फ़र्ज़ है मिसेस ऐस खान। मेरी बात समझ में नहीं आई थी क्या? जब मैं तुम्हें कह चुके मैं इन फसलों को आज समेटने वाला हूँ तो फिर मेरा इंतज़ार किए बगैर सोने का मतलब? घूंघट के अंदर से बाजू हुरिया की गर्दन के गेंद लपेट कर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो हुरिया ने फटी फटी आंखों से ऐस खान के खून छिलकाती चॉकलेट ब्राउन आंखों को देखा। गुस्से की सियाती से चेहरे में घुलती सुर्खी और सख्त से बेंची होंठों को देख हुरिया ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तार करते अपना कपकपाता हाथ ऐस खान के कंधे पर रखा। मम मैं इंतज़ार ही कर रही थी। ऐस फिर पता नहीं कब आंख लाग गई। अपनी कपकपाती आवाज़ पर बामुश्किल काबू पाते नरम लहजे में जवाब दिया, मगर ऐस खान के चेहरे को हनूस सुरख तसुरात देख हुरिया को अपने पाँव से जान निकलती महसूस हुई। वो तो शुक्र था कि घूंघट की दीवार इन दोनों के बीच हैल थी, वरना हुरिया को यकीन था कि इस बंदे ने अपनी आग बरसाती आंखों से ही उसे सालिम निगल जाना था। कुछ देर खामोशी से हुरिया के कपकपाते वजूद को देखते ऐस खान झटके से हुरिया को खुद से दूर करता रुख सीधा करके बैठ गया। हाथों पर सर गिराए अपने बालों में उंगलियां उलझा कर गहरी सांस भरी। हुरिया को ऐस खान इस वक्त अपने हवासों में ना लगा था। अभी वो कुछ समझती कि ऐस खान झटके से अपनी जगह से उठा और कबर्ड की जाने बढ़ा। ऐस खान ने कबर्ड का दरवाज़ा खोलकर सामने नजर आते लाकर पर कोट डालते उसे खोलकर उसमें से एक ब्लैक कलर का बॉक्स निकाला। जबकि हुरिया नासम से ऐस खान को देख रही थी, हुरिया के करीब खड़े होते झोंककर नरमी से हुरिया का हाथ थाम कर उसे अपने रूबरू खड़ा किया।
बाएं हाथ में बॉक्स था। मैं उसी हाथ को हुरिया की कमर के गिर्द लपेट कर दाएं हाथ से हुरिया के चेहरे से घूंघट पीछे को उल्ट दिया। ऐस खान की इस हरकत पर हुरिया ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। सदके ऐस खान के होंठों से बेसख्ता निकला तो हुरिया ने पट से अपनी ग्रे कांच सी शफाफ आंखों को खोला। नज़रों का तसादम इस कदर जानलेवा था कि ऐस खान को अपना आप उनमें डूबता महसूस हुआ। हाथ में थमे बॉक्स से डायमंड पेंडेंट निकालकर हुरिया के गले में पहनाया। पेंडेंट पर लिखे मिसेस ऐस पर आपने लब रखते पीछे को हुआ, जबकि हुरिया सांस रोके ऐस खान को देख रही थी। मुझे हमेशा अपनी ज़ात में एक खालीपन महसूस होता था, मगर तुम्हारा ये रूप देखने के बाद तुम्हें मेरे नाम से मंसूब मेरे लिए यूं पूर सजे अपने हिसार में देख मुझे वो खालीपन ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा मेरा हो जाना और ख़ुद को मेरे लिए यूं सजाना मेरी वाश्तों भरे खालीपन को ख़त्म कर देगा। तो यकीन मानो हुरिया शाह, मैं बहुत पहले तुम्हारी रजामंदी के बगैर भी तुम्हें अपना बनाकर इस खालीपन को ख़त्म कर गुजरता। हुरिया के माथे पर शिद्दत से अपना लम्हा छोड़ते लहजे में जज्बात की आंच लिए सरगोशी की तो हुरिया को अपना वजूद ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। दिल ऐस खान की इस कदर जानलेवा कुर्बत पर सूखे पत्ते की माने लड़ रहा था। अपनी बेतरतीब हुई धड़कनों का शोर कानों में सुनाई देने लगा तो हुरिया शाह ने घबरा कर दूर होना चाहा। तभी ऐस खान ने एक झटके में हुरिया को अपनी बाहों में उठाते कदम ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ा। हुरिया को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर खुद दो कदम पीछे पड़ता, दोनों बाजू सीने पर बांधे गहरी बोलती बेबाक निगाहों से हुरिया के सरापे का जायजा लेता। अब उसे शर्म से लाल पीला कर गया। ऐस खान की बेबाक नज़रों को अपने वजूद पर गड़ते देख हुरिया को अपने जिस्म का सारा खून अपने चेहरे पर सिमटता महसूस हुआ। उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हथेली को आग में रगड़ते नजरें चुकाए मध्यम लहजे में कहा तो ऐस खान का खूबसूरत कहका रूम की फिजा में गुंजम। तो हुरिया ने हैरत से ऐस खान को देखा। क्या हुआ? हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या जो उसकी कदर हैरत से देख रही हो? यह तुम्हें मेरा खुश होना ही नहीं पसंद? हुरिया शाह हुरिया के कंधों के गिर्द लिपटे दुपट्टे को उतारकर सोफे पर उछालते सर्द लहजे में कहते अपने देखते होंठों को शिद्दत से हुरिया के गाल पर शब्द किए, जबकि ऐस खान के शिद्दत भरे लमस मूंछों की चुभन के साथ ऐस खान के दांतों के दबाव को अपने गाल पर महसूस करके हुरिया ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। हुरिया के गाल पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ते होंठों को गाल से फिरते थोड़ी पर लाकर दांतों का दबाव डाला तो हुरिया की बेसख्त सिसकी रूम की फिजा में गूंजी। इसे ऐस खान नज़रअंदाज करता अपने दोनों बाजू हुरिया की कमर के गिर लपेटता उसे खुद में भेज गया। ऐस मुझसे नाराज़ है? हिम्मत करके अपने कोप कपाते हाथों को ऐस खान के बालों में उलझाता एक झटके में ऐस का चेहरा अपने सामने किया तो हुरिया की इस हरकत पर ऐस खान ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से घूर कर हुरिया को देखा। हुरिया ये समझने से कासिर थी कि सुर्खी कुर्बत के खुमार की थी, जिस गुस्से की वहशत की, मगर ऐस खान जानता था कि आंखों में उतरी ये सुर्खी जनूब वहशत की थी। हुरिया शाह की इतनी सी कुर्बत का खुमार रगो पै में सरहद कर गया था। मगर मैं नाराज़ रहना नहीं चाहता। अना कहती है छोड़ दूँ तुम्हें, मगर इश्क कहता है सब कुर्बान तुम पर। हुरिया की कान की लौ को अपने दांतों तले दबाते गंभीर लहजे में शेर का तो हुरिया ने क्रिस्टल ग्रे कांच सी शफाफ आंखों में आंसू लिए ऐस खान के वजह चेहरे को देखा। ऐस खान की गर्म सांसों की तपिश से हुरिया को अपने गाल दहकते महसूस हुए। इंतज़ार क्यों नहीं किया मेरा? हुरिया की थोड़ी को नरमी से थम सर्द लहज में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो हुरिया ने ऐस खान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखती अपनी बाहों का हार ऐस खान की गर्दन के गिर्द हैल करते ऐस खान को खुद पर झुकाते पुष्ट ड्रेसिंग टेबल के मिरर से टकराए। आप अच्छे से जानते कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, मध्यम लहजे में कहते ऐस खान की नाराज़गी दूर करने की कोशिश करते अपने नरम गुलाब सी पंखड़ियों से होंठों को ऐस खान के गाल पर शब्द किया। मेरे साथ और मेरी कुर्बत की तलब से ज़्यादा तलब तुम्हें अपनी नींद पूरी करने की तलब थी, जिसकी वजह से 2 घड़ी जाग ही नाश की। हुरिया के बालों को मुट्ठी में दबोचे घुर्रा कर कहा तो हुरिया ने सख्ती से अपने होंठ पींचे। मुझे आपके साथ हमेशा के लिए मिल गया है ऐसे, और इज्जत मैं किसी नींद की आगोश में नहीं बल्कि आपकी कुर्बत में आपके हिसार में कैद हूँ। हुरिया के दांत पीस कर कहने पर ऐस खान ने झटके से हुरिया को अपने करीब तर किया। तुम उसे कुर्बत कहती हो? तुम्हें कुर्बत के माने भी पता है? मेरी कुर्बत में होती तो इस वक्त तुम्हारी ज़बान यूं कैंची की तरह ना चल रही होती। हुरिया के नाक में पहनी नथ को नरमी से उतार कर साइड पर रखते सपाट लहजे में कहा तो मगर ऐस खान के मानखेज बेबाक जुमले ने हुरिया को कान के लाव तक सुर्ख कर दिया था। अब इस बात का वो उसे क्या जवाब? ये शख्स तो भाल की खाल उधेड़ने लग जाता था। मेरे लिए यही कुर्बत बहुत मानी रखती है। हुरिया की सरगोशी पर ऐस खान ने सर उठाकर हुरिया के झुके चेहरे को देख सर झटकते गले में पहने भारी हार को उतार कर साइड पर रखा। हुरिया की गर्दन पर मौजूद सुर्ख निशानों पर उंगली को ट्रेस करते सीने तक लाया तो हुरिया का दिल धक से रह गया। ऐस खान के बेबाक लम्स पर पूरी वजूद में
सद लहरें सैर करती महसूस हुई, लेकिन मेरा गुजारा इतनी सी गुर्बत में नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे पूर को अपने शीतों की बारिशें भगोना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर अपनी कुर्बा से फूटते हया के रंगों को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे इस नाजुक वजूद को मेरी शीतों से बेहाल होते मेरे ही सीने में छुप कर पनाह लेते देखना चाहता हूँ। तुम्हें सुर्ख पड़ते देखना चाहता हूँ। हुरिया के होंठों पर अपनी उंगली को ट्रेस करते बेबाक लहजे में सरगोशी की। तो हुरिया की नज़रें उठाना महाल लगने लगा। तो बताओ, मुझे राजी करने के लिए दोगी मेरा साथ? मेरी शीतों में हुरिया के चेहरे को अपनी बेबाक नज़रों को हिसार में लेते सपाट लहजे में कहा। उससे पहले हुरिया कोई जवाब देती है, ऐस खान पूरी शिद्दत से हुरिया के होंठों पर झोंका। हुरिया की सांसों की शिद्दत से कतरा कतरा खुद में उंडेलते हुरिया की दोनों कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते। ड्रेसिंग टेबल के मिरर से लगाया तो कांच की कई चूड़ियाँ टूट कर नीचे बिखर गईं, मगर वो जालिम बना हुरिया शाह की सांसें रोकने के दर पर था। अपनी बंद होती सांसों को महसूस करके हुरिया ने एहतजाज करना चाहा, मगर ऐस खान दीवानावार अपने जुनून खेजियाँ हुरिया के नाजुक होंठों पर लुटाने में मसरूफ था। ऐस खान को पीछे हटते ना देख हुरिया ने ऐस खान की गर्म सांसों को खुद में खींचे सांस लेने चाहिए, मगर यह भी कहाँ मुमकिन था। हुरिया की मासूम हरकत पर ऐस खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे। नरमी से पीछे हटते हुरिया को सांस लेने की मोहलत दी। बारीक गुलाबी होंठों पर लगी ब्लड रेड लिपस्टिक होंठों के इर्द गिर्द बिखर चुकी थी। सांसें ऐस खान की शीतों से बुरी तरह बिखर चुकी थी। सीने पर हाथ रखे सर पीछे मिरर से टिकाए आंख मूंद कर गहरी सांस लेती। वो अपनी सांसें हवार करने में हलकान हो रही थी, मगर सामने लौटती नजरों से हुरिया को देखते ऐस खान को ज़ब्त की तनबे टूटती महसूस हुई। इसलिए झटके से हुरिया को कमर से थाम कर एक बार फिर से खुद के करीब तर कर लिया, जबकि हुरिया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। हुरिया की हवाइयाँ उड़े चेहरे को देख ऐस खान ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। फिर सर झुकते हुरिया की कलाइयों से कंगन और चूड़ियाँ उतार कर साइड पर रखे। ऐस खान चूड़ियाँ उतार कर घुटनों के बल जमीन पर बैठा तो हुरिया ने नासमझी ऐस खान के झुके सर को देखा, मगर ऐस खान के अगले अमर से धक से रह गई। जो हुरिया का दाएं पाँव अपने घुटने पर रखता उस पर अपने होंठ साबित कर चुका था। हुरिया ने घबरा कर अपना पाँव पीछे खींचना चाहा, मगर ऐस खान ने अपनी गिरफ्त सख्त करते होंठ हुरिया की पैल पर रखे तो हुरिया को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। सांस को रोके बोत बनी वो ऐस खान के एक एक अमल को देख रही थी, जो नरमी से हुरिया के पाँव को चुमता, पैल को उसके पाँव से जुदा करता, जा बजा अपना लम्हा छोड़ता उठ खड़ा हुआ था। जाओ चेंज करो, रात बहुत देर हो गई। सुबह मेरे मेहमानों ने शहर से आना, मुझे उन्हें रिसीव करने भी जाना, मगर ये मत सोचना कि तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ। आज तुम्हें शादी के फंक्शन की वजह से जो भी थकन है उसे सुकून की नींद सोकर उतार लो, क्योंकि फिर हर रात मैं अपनी थकन तुम्हारे वजूद पर उतारने वाला हूँ। तुम्हारे वजूद पर मेरी कुर्बत मिली थकन होनी चाहिए, जिसे दूर भी मैं अपनी कुर्बत से ही करूँगा। इसलिए काल तक का वक्त दे रहा हूँ, अब जाओ शाबाश चेंज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सब कुछ भूला एक लम्हे में तुम्हारी रूह तक उतर जाऊँ। हुरिया को अपने रूबरू खड़े करते अपनी उंगलियां हुरिया की उंगली से उलझाए बोझल लहजे में सरगोशी की, जबकि ऐस खान के इतने खतरनाक इरादे जान हुरिया को अपने टांगों पर खड़े रहना महल लगने लगा। तभी झट से सर हाँ मिलाते वहाँ से भागना चाह, मगर अगले ही लम्हे अपने पेट के गिर्द ऐस खान के बाजों का हिसार बनता देखा। रूह फना होते महसूस हुई, आज के बाद तुम्हारे वजूद पर मैं कोई ऐसी चीज़ ना देखूँ जो किसी गैर मर्द को तुम्हारी जाने मुतवज्जा करने का बहस बने। चूड़ियाँ पहन दी हैं, पहनो, पैर पहनिए पैर, हार श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार भी करना है तो दिल खोल कर करो, मगर इस हवेली की 4 दीवारी तक ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम ये सब सिर्फ मेरी मौजूदगी में करो। बाहर जाते वक्त तुम कोई डार्क परफ्यूम यूज़ नहीं करोगे, ये कोई पाबंदी या हक नहीं, मेरा हक है। मिसेज ऐस खान हुरिया के कंधे पर थोड़ी टिकाए हुरिया की पोस्ट को अपने चौड़े सीने में पीनते भारी गंभीर लहजे में कह रहे हुरिया को कमर से थाप कर अपनी जानिब किया। तुम मेरी हो हुरिया, और मैं अपनी चीज़ों में शराकत बर्दाश्त नहीं करता। तुम तो फिर मेरी बीवी हो, तुम्हारे वजूद से उठती मसूर को दिलकश खुशबू पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी चूड़ियों और पैल की छनकार को सुनने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारा सजना संवरना सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। तुम खान की इज्जत हो, और इज्जत से बढ़कर तो खान को जान भी अजीज़ नहीं होती, इसलिए तुम्हें इज्जत बनाया जान नहीं, क्योंकि जान तो कुर्बान कर सकता है खान, मगर इज्जत पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। कुर्बान करना तो दूर की बात, तुम्हें लगे कि मैं श्योर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ, दोस्त जमा रहा हूँ, तो तुम्हें भी इजाज़त है चाहे मुझ पर हक होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा लो। वैसे अगर हम दोनों फ़ायदा उठाएं भी तो जायज़ ही होगा। मैं तो इंतज़ार में रहूँगा कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश ही कर लो, बाकी आगे मैं खुद ही कंटिन्यू कर लूँगा। हुरिया की गर्दन में चेहरा छुपाया, गहरी सांस भरकर हुरिया की खुशबू को रूह तक महसूस करते खुमार आलूद लहजे में कहते बिना हुरिया को समझने का मौका दिया, उसे बाजुओं में उठाया। वाशरूम के
दरवाजे के बाहर खड़ा करते, अंदर की जानिब धकेल कर दरवाज़ा बंद करके अपने चेहरे पर हाथ फेरते, अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। जबकि वाशरूम में हुरिया बंद दरवाजे से टेक लगाए गहरे गहरे सांस भरती वाशरूम से बाहर जाकर एक बार फिर से ऐस खान का सामना करने का सोचते लाल पीली होने लगी। ये मंजर जंगल के करीब बने एक शानदार फार्म हाउस का था, जो इस वक्त गहरी रात का ही हिस्सा लग रहा था। जहाँ हर तरफ गहरी रात की स्याही थी, वही फार्म हाउस की स्याह दीवारें भी उसी रात का हिस्सा मालूम हो रही थी। आसमान पर चमकते चांद की रोशनी बिखरी, वहीं फार्म हाउस के गिलास डोर से लाउंज में लगी लाइट्स और फानूस की रोशनी चैन से बहर दूर तक नजर आ रही थी। तभी जब ही बैठे वजूद ने सारी लाइट्स को बंद करके हाथ में थमे रिमोट से फानूस की रोशनी को काम करते रिमोट सामने टेबल पर रखा। खड़े होकर एक नज़र हाथ में बंद घड़ी पर डाली तो होंठों पर पुर इसरार सी मुस्कुराहट रेंग गई। सोफे से खड़े होते कदम लाउंज के दाएं जानिब राहदारी की तरह बढ़ाए तो इस वहशत भरी खामोशी में टेक टेक की आवाज़ गुजरना शुरू हुई। मगरूराना और मजबूत चाल चलती वो इस खामोश को अपने हील की टिक टिक से तोड़ती लिफ्ट के सामने रुकी। लिफ्ट के दरवाजे वहाँ होते ही उसमें दाखिल होकर बेसमेंट के लिए नंबर बटन दबाया तो अगले कुछ लम्हों में लिफ्ट बेसमेंट में खुली। हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की तो शीशे सा चमकता बेसमेंट रोशनी में नहा गया। बेसमेंट एक अलग ही दुनिया कायम थी, जहाँ बड़े से लग्जरी लाउंज में सफ़ेद मरमरी चमकते फर्श पर अपना अक्स तक दिखाई दे रहा था। लाउंज को ऑफ वाइट और गोल्डन रंग के इम्तजाज से सेट किया गया था। ऑफ वाइट सोफ़ा जिस पर लाइट गोल्डन कलर के कुशन पड़े थे, सोफे के सामने शीशे की मेज़ जिसके किनारों पर गोल्डन डिज़ाइन बने थे, टेबल के बिल्कुल ऊपर लाउंज के वस्त में लगे गोल्डन फानूस से लाउंज की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। लाउंज के दाएं जानिब अमेरिकन तर्ज से बने ओपन किचन के करीब से गुजरते हाथ बढ़ाकर स्लैब से सेब उठाकर हाथ में थामा। 10 कदम के फसल पर आकर रुककर गहरी सांस भरते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला। बालाज शाह को मालूम था कि हुरिया और ऐस खान की शादी की तारीख तय हो गई है, मगर वो उसे डायरेक्ट जाकर नहीं तोड़ सकता था। हुरिया पहले से ही उससे बदगुमान थी, उसने गुस्से में हरकत ही ऐसी की थी। मसला सिर्फ बदगुमानी का नहीं था, वो पसंदीदगी जिसकी झलक बालाज शाह को हुरिया की आंखों में दिखाई देती वो उस दिन के बाद कभी दिखाई ना दी। उन कांच से शफाफ आंखों में बालाज शाह ने अपने लिए नफरत महसूस की थी और अब बालाज शाह को हुरिया की नाराज़गी ख़त्म करना थी। वो पाकिस्तान कब का आ चुका था, मगर उसने बहराम शाह की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि वो भी तुर्की में ही है। ऐस खान को शादी के दिन कत्ल करके वो उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वो सच में बेरहम शाह था। उसकी नज़र में दुश्मनी का मतलब मरना या मार देना था, ताकि इंसानियत या रिश्तों के वास्ते दुश्मनी से पीछे हट जाना। शादी वाले दिन वो हवेली मौजूद था, मगर हर कोई उसकी मौजूदगी से ना वाकिफ था। ऐस खान पर निशाना तने वो उसे मौत के घाट उतारना ही वाला था। जब अपनी गर्दन पर कोई चीज़ चुभती महसूस हुई, उसके अगले ही पल बेजान होते हाथों से बंदूक छूटकर ज़मीन बोस हुई। अपनी बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलने की कोशिश करते अपने पीछे खड़े लोगों को देखने को चाहा, मगर पल में आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 2 घंटे पहले से वो होश में आ चुका था, मगर कमरे में छाए घुप अंधेरे से वो जगह और वक्त का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। मगर जो चीज़ बालाज शाह के सीने में आग लगाने का बहस बन रही थी, वो थी हुरिया शाह का ऐस खान का हो जाना। ये बात बालाज शाह को अनदेखी आग में जला रही थी। अभी वो अपने ही सोचों में गुम था कि कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनकर ठिठका। कदमों की चाप जैसे जैसे करीब हो रही थी, वैसे वैसे बालाज शाह के गुस्से का गिराह बढ़ रहा था। वो जो भी था बालाज शाह के कहने से बचने वाला नहीं था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला तो बालाज शाह ने सख्ती से अपने जिबड़े भींच लिए। इतनी देर अंधेरे में रहने के बाद दरवाजे से आती लाउंज की तेज़ रोशनी में आंखों में चुभन सी महसूस हुई। अपनी गहरी स्याह आंखों को ज़ोर से बंद करके खोला तो नजरें दरवाजे के बीचों बीच इस तरह वजूद पर गई। अभी बालाज शाह गौर करता कि उसी वजूद ने कदम आगे बढ़ाकर दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया। कमरे में एक बार फिर से सकूत छा गया था। हील की आवाज़ ने बालाज शाह को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तभी अपने चेहरे के करीब किसी की गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई तो बालाज शाह ने अंधेरे में इस वजूद को घूरना चाहा कि एकदम से कमरा रोशनी में नहा गया। हनी आंखों को जोर से बंद करके खोलते बालाज शाह ने कहर भरी नजरों से सामने देखा, जहां सफ़ेद पैंट शर्ट के साथ पिंक घुटनों तक लॉन्ग कोट पहने, स्ट्रीट बालों को कंधों पर खुला छोड़े, गुलाबी भरे भरे होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, पूरी शहद रंग आंखों में चमक लिए, गले में पहने पैंडेट पर लिखे लफ्ज़ बी पर अपने दाएं हाथ की उंगली फेरते बालाज शाह के देखने पर आंख दबाई तो बालाज शाह ने अपने बंधे हाथों की मुठ्ठियाँ भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। सभी जानते हैं यहाँ कि मोहब्बत को अज़ल से ज़वाल है,
मगर तू इसे करने को सारा कौन देखेगा। बादशाह के चेहरे पर झुंझुकते पुरस्कार लहजे में शेर कहते एक ही झटके में बादशाह के होंठों पर लगी टेप को खींच कर उतारा तो बादशाह ने जिबड़े भींच कर खून छिलकाती आंखों से सामने खड़ी लड़की को देखा, जो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर दिल हार बैठे। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा सिबगा शाह, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये घटिया हरकत करने की। अगले 10 सेकंड में तुमने मुझे आज़ाद ना किया तो अपना अंजाम सोच लेना। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी वजह से अगर मैंने हुर्रिया को खोया तो याद रखना मैं तुम्हारी राग राग में जहर भरकर वो मौत दूंगा कि देखने वाले तौबा कर उठेंगे। शेर से धाड़ लिए घुरा कर कहा तो कस्बा शाह ने जख्मी शिकवा कुनाश नजरों से बादशाह के खून छिलकाते चेहरे को देखा। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत में कैद करना चाहती हूँ बादशाह, दुनिया के तौबा करने का तो नहीं पता, मगर मेरी मोहब्बत पर अश अश ज़रूर कर उठेगी। मेरी राग राग में तुम क्या जहर भरोगे बालाज, यहाँ तो पहले ही तुम्हारा इश्क खून की मानद गर्दिश करता है। तुम्हें गुस्सा दिखाना है, गुस्सा दिखाओ, बुरा भला कहना है कह ले, तुम्हारा हर सितम सार आंखों पर, मगर अब तुम हुर्रिया का नाम भी मात लेना। बादशाह की स्याह गहरी आंखों में अपने शहद रंग आंखें गाड़े दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कम तो बादशाह ने नागवारी से सिबगा शाह की जानिब देखा। आवाज़ नीचे रखो जहल औरत, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसके दाम पर इतना उछल रही हो। बहराम शाह ने साथ दिया ना तुम्हारा, वही है ना उस सब के पीछे, क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि बहराम शाह के होते कोई इसके भाई के साय तक पहुँच जाए। अब अगर अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो हाथ खोलो मेरे, ये जो इश्क आशिकी का भूत चढ़ा है ना दिमाग पर, ये मेरे ही दम दरू से उतरेगा। हाथ खोलो मेरे, मैं भी देखूँ तो देखूँ इश्क खून में सरायत करता कैसा दिखता है। बादशाह के जिबड़े भींच कर धड़ने पर सिबगा शाह ने बेसख्ता कदम पीछे लिए। नहीं खोलूँगा, जो करना है कल। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो याद रखना बालाज, बहराम लाला तुम्हारी उम्र का लिहाज भी नहीं करेगा, और जो फिर तुम्हारी काट लगेगी बिस्तर पर लेटने से भी कासिर हो जाओगा। चेहरे पर मासूमियत तारे किए आंखें पटपटाते हुए कहा तो बादशाह ने नफस सर झटते चेहरे का रुख बदला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और लाला से कहो जो कहना है जल्द मेरे सामने आकर कहे। ये जो कमज़ोर सी रस्सियाँ मेरे हाथों में बंधी हैं उन्हें मैं सिर्फ अपने लाला की मर्जी जलकर खामोशी से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी सोच है कस्बा शाह ये मामूली सी रस्सियाँ मुझे रोक सकती हैं। शक्ल गुम करो अपनी और ये गलत फहमी निकाल दो कि हुर्रिया की रुखसती हो गई है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। वो बादशाह की थी और ताहयत मेरी ही रहेगी। अब किसको यहाँ से, अबरू उचकाकर तंजिया लहजे में कहते कुर्सी की पोश से सर टिकाया तो सिबगा शाह ने मुठियाँ बीन कर अपने इश्तियाल पर काबू पाया। अगर ये शख्स सिबगा शाह के दिल की सल्तनत पर बराजमान ना होता तो वो कभी पलट कर भी उसकी तरफ ना देखती। वो जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई थी उस शख्स की मोहब्बत में हर रोज़ हार रही थी, कभी अपने दिल के आगे और कभी उस शख्स के नफरत के आगे। अब बंदे रहो यही, तुम्हें इज्जत रास ही नहीं पागल शख्स, जब तक ऐस खान तुम्हें अपने बच्चों का मामू नहीं बना लेता तब तक बहराम लाला से कहकर तुम्हें यहीं कैद रखने वाली हूँ। लाला की मर्जी की वजह से रुके हो ना तो यही रहो। अब बादशाह के बाल दोनों हाथों की मुट्ठी में दबोचते सर को झटते देते दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कहा तो बादशाह ने दांत कचकचा कर उस पागल लड़की को देखा जो उसके पहले से चकराते और दर से पुटते सर को अपने गुस्से का निशाना बना रही थी। अभी बादशाह गुस्से में फिर से कुछ कहता, झटके में बादशाह के बालों को छोड़ते दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई जैसे वो अपने लाला की मर्जी की भाड़ में चौंकर अभी उन रस्सियों को तोड़कर सिबगा शाह की हड्डियों का सुरमा बना देगा। यह हरकत तो काली थी, मगर अब वो जानती थी कि ये शख्स उसे छोड़ने वाला नहीं। लाला वो आपसे बात करना चाहते हैं। सिबगा शाह के कहने पर दूसरी जानिब फ़ोन कान से लगाए खड़े बहराम शाह ने हंकारा पड़ा, ठीक है मैं कल तक आ जाऊँगा और अब तुम घर जाओ, वापस वहाँ ना आना, बालाज को मैं संभाल लूँगा। बहराम शाह के संजीदा लहजे पर सिबगा शाह ने सर असबात में हिलाया। जी लाला मैं बस निकल ही रही हूँ, बालाज की कल मीटिंग भी थी, मैं उसे अटेंड कर लूँगी, आप बस उन्हें संभाल लीजिएगा। सिबगा शाह के मुंह बसूर कर कहने पर बहराम शाह के होंठ पर मुस्कुराहट रहेंगे, ठीक है अपना रखना, अल्लाह हाफिज़। बहराम शाह के फ़ोन बंद करने पर सिबगा ने गहरी सांस भरकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा और उठकर कदम लिफ्ट की जानिब बढ़ाए। अपने चेहरे पर गहरी नज़रों की तपिश महसूस करके अकीदत ने मूंदी मूंदी आंखें खोली तो नजरें खुद पर झुके जरगाम खान के संजीदा चेहरे से टकराई, मगर जरगाम खान की नीली आंख में जज्बात का ठाठे मारता समुंदर देख अकीदत के गले में गिल्टी सी उभर कर मैदूम हुई। वो लाख कॉन्फिडेंट या ब्लंट थी, मगर वो बेबाकी के मजहरे जरगाम खान के सामने मुकद्दस बेगम की कसम को तोड़ने के लिए करती थी। वो उसका शोहर था, उसका करीब बनना गलत तो नहीं था, मगर अकीदत का मकसद सिर्फ मुकद्दस बेगम को नीचे दिखाना था। मगर कल रात जब से
जरगाम ने बताया कि वो मुकद्दस बेगम को अकीदत से रिश्ता बनाने का कह चुका है। तब से अकीदत को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ सुनाई दे रही थी। वो जब भी जरगाम के करीब हुई तब जानती थी कि वो कभी भी अपनी माँ से किया वादा नहीं तोड़ेगा, मगर अब वो कैसे इस सरफिरे खान को रोकेगी? अगर वो सच में अपना हक लेने पर आ गया तो अकीदत किस तरह उसका मुकाबला करेगी? वो तो अपने समुंदर से गहरी नीली आंखों से जब भी अकीदत को देखता था, हर बार अकीदत का उन आंखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस होता था। ऐसे क्यों देख रहे हो और क्या टाइम हुआ है? जरगाम खान के लावरेती नज़रों से घबरा कर इर्द गिर्द निगाह दौड़ते मध्यम लहजे में कहा तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे। अब डर लग रहा है मेरी शेरनी को। अकीदत की गर्दन से बाल हटाकर अपने नाक अकीदत की शाहराग पर सहलाते बोझल लहजे में छेड़ा तो अकीदत ने सख्त से अपनी आंखें बंद करके खोली। क्या मतलब, किस बात का डर? और टाइम किया हुआ, इतने बड़ा कमरा तो बना लिया, एक घड़ी भी दीवार पर लगा ले तो कौन सा पैसे कम पड़ जाने थे तुम्हारे? जरगाम मैं कंधों पर अपने हाथ रखते बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते अकीदत की शाहराग पर दांतों का दबाव डालते अपना शिद्दत भरा लम्हा चुड़ा। तुम्हारे आने से पहले लगी हुई थी, मगर जैसे तुम्हारे आने की खबर मैंने घड़ी उतार दी। अकीदत के नेम व होंठों पर शिद्दत भरा लम्हा छोड़ते खुमार आलूद नजरों से देखते बोझल लहजे में सरगोशी की तो जरगाम खान की हरकत अकीदत के कान की लौ तक सुर पड़ गई। क्या मतलब, मेरे आने से घड़ी क्यों उतरवा दी? जरगाम खान की नीली आंखों में अपनी शब्द नगिनों जैसी मोटी मोटी आंखों को गाड़ते हैरत से इस्तफसार किया तो जरगाम खान के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रेंगे। अकीदत की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उसे खुद में बेचते करवट बदले क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं वक्त का पाबंद था, अपना हर काम घड़ी की सुई के घूमने के हिसाब से करता था, मगर अब मैं सिर्फ तुम्हारा पाबंद बनकर रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी मोहब्बत का पाबंद करना चाहता हूँ। मेरी इज्जत के बिना कोई इस कमरे के दरवाजे को हाथ भी नहीं लगा सकता, अंदर आना तो दूर की बात है। बाहर वालों से बेफिक्र हूँ मैं, मगर इस कमरे में मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर की दुनिया को भूल जाओ। यहाँ घड़ी होगी और फिर ना तुम्हें वक्त गुजरने का एहसास होगा। अकीदत को अपने सीने पर लिटाया खुद में सख्ती से पीछे बोझल लहजे में कहा तो अकीदत ने हैरत से जरगाम खान को देखा, जैसे उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद ना हो। चलो उठो, नमाज का वक्त गुजर जाए, मुझे बाद में देख लेना, तुम्हारा ही हो। अकीदत के चेहरे के गिर्द बिखरे बालों को समेटते नरम लहजे में कहकर अकीदत का गाल थपथपाते बेड से उतरकर अकीदत के पुरसोच चेहरे पर एक निगाह डालकर कबड़ से कपड़े लेता वाशरूम में घुस गया। अजीब रिश्ता था उनका, वो उसे श्योर भी मानती थी मगर वो उसके बाप को कातिल मानता था। उससे दुश्मनी भी निभानी थी मगर नफरत करना बस से बाहर था। चाल भी चलनी थी मगर धोखा भी नहीं देना था। गरूर तोड़कर मुंह के बल गिराना था मगर उसकी इज्जत बांधकर इज्जत की जान से बढ़कर हिफाजत भी करनी थी। धड़कने एक दूसरे की कुर्बत पर हशर बर्पा करती तो कभी इश्क की ताल पर रक्स करती थी, मगर दिमाग में चलते खेल को भी नहीं जुटलाना था। सांसें एक होने पर दुनिया भूल जाती थी मगर दुनिया की बातों को भुलाना भी नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे आने वाले काल के सपने सजाने थे मगर एक दूसरे के मुकाबले खड़े होते माजी को दोहराना भी था, दूसरे को इस खेल में हराना भी था, मगर अब फिर अपनी जीत भी कबूल नहीं थी। अकीदत ने गहरी सांस भरकर अपने सामने जाए नमाज पर खड़े जरगाम खान को देखा और खुद जरगाम खान के पीछे थोड़े फासले पर जाए नमाज बिछाकर खड़ी हो गई। जरगाम खान की इमामत में नमाज पढ़ते अकीदत शाह को अपने रगो पैर में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। दुआ के हाथ उठे तो अकीदत ने नाम निगाहों से आगे बैठे जरगाम खान की चौड़ी पुश्त को देखा। नजरें जरगाम खान की पुश्त से होती अपनी हथेलियों पर आन टकी। खामोश नजरों से हाथ की हथेलियों को देखती न जाने कितने लम्हे सिरक गए। चौंकी तो तब जब जरगाम खान के हाथों का लमस अपने हाथों के गिर्द महसूस किया। रहम मांग लो अकीदत, कुछ समझ नहीं आ रहा तो रब की रहमत से बढ़कर और कुछ नहीं। वो जब रहम करता है तो सब कुछ अता कर देता है। जरगाम खान के नरम मोहब्बत भरे लहजे पर अकीदत ने सर असबात में हिलाया तो जरगाम मुस्कुरा कर अकीदत को देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नमाज से फारिग होकर अकीदत ने दुपट्टा उतार कर सोफे पर रखा। अभी पलट कर बेड की जानब जाती कि जरगाम खान ने अकीदत की कलाई थाम कर झटके से अपने करीब करते अकीदत के माथे को मोहब्बत से छूकर पीछे हटा। हद हो गई है, तबीयत ठीक है खान? कल से अजीब हरकतें कर रहे हो। पैनी वैनी तो शुरू नहीं कर दी, पीनी भी नहीं तो शुरू नहीं कर दी। अब तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे तंग कर रहा है। अकीदत शाह के झुंझला कर कहने पर जरगाम खान के चेहरे पर सख्ती धार है। रात को मिलती है और मुझे उम्मीद है मेरी वालदा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज तैयार किया होगा। तुम सो जाओ क्योंकि उसके बाद वैसे भी तुम्हारी नींदें उड़ने वाली, सुकून चैन सब बर्बाद हो जाना। चेहरे पर चट्टानों से सख्ती से जाए सपाट लहजे में कहा तो अकीदत ने उलझ कर जरगाम खान के पाल में बदलते लहजे को देखा। बता देना उन्हें कि अगर उनका सरप्राइज मेरी नींदें उड़ाएगा तो सुने मैं उन्हें भी नहीं दूंगी, और फिर उन्हें यह भी बता देना
कि सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है। मेरे सरप्राइज से उन्हें सुकून सिर्फ वहीं मिलेगा। जरगाम खान की गोलियों की परवाह किए बगैर ताक कर कहती जब्बाक से बिस्तर में घुसकर चेहरे तक कम्फर्टर ओढ़ लिए, जबकि जरगाम तअस्सुफ से सार हिलाता टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे सुबह उठने के बाद नींद बहुत कम ही आती थी, मगर उसकी बीवी को रात भर सोने के बाद भी सुबह अलग से नींद की ज़रूरत थी। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।